बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने ऑनरस कॉन्टेक्ट पे बात कर ली। तकरीबन हम स्टैंडर्ड को कवर कर चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो देख लेते हैं हम इस चीज़ को। चेंजेस इन प्रोविजन, देखिए चेंजेस इन प्रोविजन का मतलब क्या? ऑब्वियसली प्रोविजन एक एस्टीमेट है और अंदाजे जो हैं उसमें कमी पेशी हो सकती है। अंदाजे गलत होना एक अलग बात है, अंदाजों में कमी पेशी होना गलत बात है। मतलब आपने मिसाल के तौर पर आपने प्रोविजन क्रिएट किया था फॉर व्हाट, समझिएगा बात को। मैं सिचुएशन बना रहा हूँ और दोबारा सिचुएशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ विद रेफरेंस टू IAS 10। रिपोर्टिंग डेट पर यानी रिपोर्टिंग पीरियड में आपके खिलाफ केस फाइल हुआ। आपका वकील कहता है केस आपके खिलाफ बहुत तगड़ा है भाई, तो फैसला तो आपके खिलाफ होने वाला है, फैसला तो आपके खिलाफ आएगा। तो पॉइंट नंबर 1, देयर इज पेटेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। नंबर 2, आउटफ्लो इज प्रोबेबल। अब नंबर 3 चाहिए रिलायबल एस्टीमेट। तो आपको वकील ने रिलायबल एस्टीमेट दिया कि भाई जो प्रोविजन होगा वो मतलब जो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो तकरीबन जो है वो 1,20,000 रुपए की करीब जो होगी पेनल्टी आप पे लगाई जाएगी। तो आपने वकील के कहने पर क्या कर दिया, 1,20,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। ओके, तो आपने एंट्री बनाई रिपोर्टिंग डेट पर, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस क्रेडिट। यस और नो बेटा, जवाब दें। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वो समझने वाली बात है। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट में कोर्ट का फैसला भी आ गया और कोर्ट ने आपके ऊपर पेनल्टी भी सेक्शन कर दी। अभी अकाउंट ऑथराइज फॉर इशू नहीं हुआ, आपने प्रोविजन क्रिएट किया है 1,20,000 से। पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आ गया कि आप पर लायबिलिटी आएगी 1,50,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, आपके एस्टीमेट में क्या हो गया, चेंज आ गया और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में आपकी एक्चुअल लायबिलिटी क्या हो गई, कंफर्म हो गई। तो इसको अब क्या माने, इसको हम एडजस्टिंग इवेंट माने और हम क्या करते हैं, अपने प्रोविजन को चेंज कर दें और प्रोविजन की वैल्यू कितने से बढ़ा दें, 30,000 से बढ़ा दें। तो चेंज इन प्रोविजन का मतलब क्या है, चेंज इन प्रोविजन का मतलब ये कि जो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है बतौर प्रोविजन उसमें या तो इजाफा हो जाना या कमी हो जाना, ये एस्टीमेट के चेंज होने की वजह से हो रहा है, सिचुएशन या हालात के चेंज होने की वजह से हो रहा है। यस और नो, बात समझ में आती है कि नहीं आती बेटा, जवाब दीजिए। अगर आपने रिपोर्टिंग डेट पे प्रोविजन बनाया था लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस का 1,00,000 रुपए से और पोस्ट रिपोर्टिंग 1,20,000 रुपए से, और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आता है कि आप पर पेनल्टी लगाई गई है कितने से, 1,00,000 रुपए से, तो अब आपकी लायबिलिटी कंफर्म कितने से हुई, 1,00,000 रुपए से। तो जो 20,000 का इजाफी प्रोविजन बनाया उसको रिवर्स कर दें, उसको डिक्रीज कर दें। तो चेंज इन प्रोविजन का मतलब क्या है कि या तो मजीद प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एस्टीमेट में क्या आ गया है, चेंज आ गया। क्या ये मेरी बात आपको क्लियर होती है बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज। अच्छा जी, अब लिखा हुआ क्या है यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 59 में, 59 पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है। ये क्या है, प्रोविजन शैल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टीमेट। यानी प्रोविजन बेस्ट एस्टीमेट होना चाहिए, तो हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे जो बेस्ट एस्टीमेट होगा उसी को बतौर प्रोविजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इफ इट इज नो लॉन्गर प्रोबेबल दैट outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision shall be reversed। अगर आपने एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की हुई है लेकिन इस बात की प्रॉबिलिटी अब खत्म हो जाती है कि आउटफ्लो जो होगा उसका होना जो है प्रोबेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया उसको रिवर्स कर दे। जब प्रोविजन क्रिएट किया होता तो एक्सपेंस डेबिट किया था, लायबिलिटी क्रेडिट की थी। जब प्रोविजन रिवर्स होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी डेबिट होगी और क्या होगा, और क्या होगा, लायबिलिटी डेबिट होगी और क्या होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा। यस, यही बिल्कुल, लायबिलिटी डेबिट होगी और एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ऐसा ही। लेकिन अगर ये प्रोविजन का डेबिट साइड किसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना हुआ है, ऐसे डीकमीशनिंग कॉस्ट,
तो क्या होगा फिर? तो एसेट की वैल्यू में कमी आनी चाहिए ना बेटा। बहरहाल डीकमीशनिंग के ऊपर तो स्पेसिफिक है कि आपके पास एरिया है, चेंज इन डीकमीशनिंग प्रोविजन या चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी, उसको हम अलग से क्या करेंगे, डील करेंगे इफ्रिक 1 के नाम से। तो डीकमीशनिंग का जो चेंज है उसको डील अलग से डील करना है इफ्रिक 1 के नाम से, वो आपके कोर्स का हिस्सा है, उसको अलग से पढ़ेंगे। मतलब छोटा सा एक एरिया है कि अगर आप एक डीकमीशनिंग प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और उसमें मुस्तकबिल के अंदर एस्टिमेट क्या होता है, चेंज होता है, तो उस एस्टिमेट के चेंज का इफेक्ट आप कैसे वर्कआउट करेंगे। क्या ये मेरी बात आपको क्लियर होती है बेटा? बताइए। अच्छा जी, अब उसके बाद 60 पैराग्राफ क्या बोलता है, ये भी हम यानी इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस जो पैराग्राफ नंबर 60 है इसको आप पढ़ के बताइए क्या हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। 60 पैराग्राफ पढ़ के बताइए क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप पढ़ के बताइए इसको। 60 पैराग्राफ पढ़ के बताइए क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या आपने डीकमीशनिंग लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली थी? डिसमेंटलिंग प्रोविजन की आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली थी? निकाली थी। तो लायबिलिटी वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रही थी, मेच्योर हो रही थी। तो जब लायबिलिटी वक्त गुजरने के साथ साथ मेच्योर हो रही थी तो वो तो लायबिलिटी क्या थी? देखिए समझना, इसको इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है फाइनेंस में। वो क्या है? आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपने लायबिलिटी को रोल कर दिया, रोल रोल मतलब लपेट दिया, लपेट के सिमट गई लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू बन गई। जब वक्त गुजरेगा तो वो जो है वो कारपेट की तरह क्या होगी, रीओपन होगी, दोबारा फैलना शुरू हो जाएगी। मतलब इसको हम बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो अनवाइंडिंग डिस्काउंट, लायबिलिटी के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वक्त गुजरने की वजह से, वो इंक्रीज आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, जिसको हम नाम देंगे अनवाइंडिंग डिस्काउंट को। और अनवाइंडिंग डिस्काउंट जो है बोरिंग कॉस्ट है। और बोरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादातर चार्ज होती है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, अनलेस अगर बोरिंग कॉस्ट जो हो वो इनकट की हो किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन में, तो फिर वो जाके क्या होती है, ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड किसी भी एसेट की कॉस्ट का क्या बनती है, पार्ट बनती है। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ तो क्या है, बोरिंग कॉस्ट जो भी अनवाइंडिंग डिस्काउंट है उसको आप एक्सपेंस माने। तो जो वक्त गुजरने के साथ साथ लायबिलिटी मेच्योर हो रही थी, उससे लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और फाइनेंस चार्ज की वजह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। यस और नो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा था। तो वेयर डिस्काउंटिंग इज यूज्ड, जहां पर क्या यूज किया है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन इंक्रीजेस इन ईच पीरियड टू रिफ्लेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो कैरिंग अमाउंट में लायबिलिटी का इजाफा हो रहा है वक्त गुजरने की वजह से, तो वो तो लायबिलिटी में इंक्रीज की वजह बनेगा। लायबिलिटी तो कंफर्म क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या होगा, दिस इंक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज बोरिंग कॉस्ट। इस इंक्रीज को बोरिंग कॉस्ट बनाएंगे। और आप जानते हैं बोरिंग कॉस्ट मेजोरिटी तौर पे क्या होती है, चार्ज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज फाइनेंस कॉस्ट। यस और नो? अच्छा, चेंज इन प्रोविजन एक अलग बात है। अब अगली टर्म इस्तेमाल हो रही है यूज ऑफ प्रोविजन, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन यूटिलाइजेशन, जहां भी टर्म लिखी हुई है समझ जाना, प्रोविजन यूज करना। प्रोविजन यूज करने का मतलब क्या है, उस प्रोविजन के अगेंस्ट पेमेंट कर देना। जैसे जैसे आपने जब गुड्स बेची, तो गुड्स बेची थी आपने वारंटी वाली टर्म्स के साथ, तो आपने एंट्री बनाई वारंटी कॉस्ट डेबिट प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। जब वारंटी कस्टमर्स क्लेम करने आए तो वारंटी सेटल होना शुरू हो गई, तो उसकी एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, प्रोविजन यूटिलाइज जब होगा जब उसके अगेंस्ट क्या होगी, पेमेंट होगी। इस चीज का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। तो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन एक अलग बात है। प्रोविजन रिवर्स कर देना, खत्म कर देना, इंक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना, ये अलग मैटर है। ये कहां जाएगा, ये चेंज इन प्रोविजन वाले हिस्से में जाएगा। लेकिन जब भी लफ्ज आ जाए यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन या यूज ऑफ प्रोविजन, उसका मतलब क्या हुआ कि उस लायबिलिटी के अगेंस्ट आपने क्या कर दी है बेटा, पेमेंट कर दी। अब प्रोविजन
shall be utilized only for the expenditures for which provision was originally created या recognized. लायबिलिटी प्रोविजन की जब ही रिवर्स हो सकती है जब उस जिस मकसद के लिए प्रोविजन बना था तो उसके अगेंस्ट क्या करें, पेमेंट करें. मिसाल के तौर पर अगर प्रोविजन वारंटी के लिए बना था तो वारंटी अगर क्लेम हुई है तो आपकी जेब से एक्सपेंडिचर हो गया है. जब आपकी जेब से एक्सपेंडिचर हो गया तो आप वारंटी की लायबिलिटी डेबिट कर दें और कैश या बैंक क्रेडिट कर दें. ग्रेचुटी का प्रोविजन बना देते हैं एम्प्लॉइज के लिए. अब जब एम्प्लॉइज रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट पे आप उनको ग्रेचुटी पे कर चुके हैं तो ग्रेचुटी की लायबिलिटी आप खत्म कर दें, पेमेंट क्रेडिट कर दें, दैट्स ऑल. तो जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाया गया था अगर वो उस मकसद के तहत ही पेमेंट हुई है तो पेमेंट क्या कर देगी, आपकी लायबिलिटी की वैल्यू को रिड्यूस कर देगी. इस चीज का नाम क्या है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन. बात समझ आती है? जवाब दें. ठीक है जी. ओनली एक्सपेंडिचर्स दैट रिलेट टू ओरिजिनल प्रोविजन, यानी जो जिस वजह से प्रोविजन क्रिएट हुआ था उसी अगर हेड में एक्सपेंडिचर हुआ है तो फिर वो प्रोविजन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. ओनली एक्सपेंडिचर दैट रिलेट टू द ओरिजिनल प्रोविजन आर सेट अगेंस्ट इट. Setting expenditure against a provision that was originally recognized for another purpose would conceal impact of two different events. ये नहीं हो सकता कि यार आपने जो आपके पास एक वक्त में बहुत सारे प्रोविजन क्रिएट हुए हैं, मतलब आपके पास वारंटी कॉस्ट का प्रोविजन है, आपके पास जो है वो लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस का प्रोविजन है. तो ये नहीं हो सकता कि पेमेंट आपने की हो लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस के बदले और उसको आप एडजस्ट करते हैं वारंटी प्रोविजन से. ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों का मकसद अलग अलग है ना. तो जिन मकसद के लिए दो अलग अलग प्रोविजन क्रिएट हुए हैं वो मकसद पूरा कब होगा, जब आप उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे. पेमेंट करने से कोई सी भी लायबिलिटी रिवर्स नहीं होती बेटा. जिस मकसद के लिए लायबिलिटी क्रिएट की गई, अगर उसी मकसद के तहत पेमेंट हुई है तब लायबिलिटी वही रिवर्स की जाएगी. सही है जी. इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट करके एक प्रोविजन के बदले क्या हम दूसरा प्रोविजन रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है बेटा आपको? जवाब दीजिए. कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए. ठीक है जी. तो ये की पॉइंट्स है आपके सामने जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं. अच्छा जी. उसके बाद देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज है. अब ये डेफिनेशन बची आपके पास किस चीज की, कंटिंजेंट. सिंपल है यार, अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट किया है बेटा किसके लिए, वारंटी के लिए, तो वारंटी की पेमेंट होगी तब मैं वारंटी का प्रोविजन क्या करूंगा, सेटल करूंगा ना बेटा. अगर पेमेंट किसी और हेड में हुई है तो किसी और हेड की पेमेंट थोड़ी मैं क्या करूंगा, वारंटी के अगेंस्ट सेटल कर दूंगा. मतलब मैंने एक प्रोविजन बनाया वारंटी का, एक प्रोविजन बनाया किसका, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस का. तो जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाया अगर पेमेंट उसी मकसद के लिए होगी तो फिर वो उसी प्रोविजन को क्या करेगी, क्लोज करेगी ना बेटा, उसी प्रोविजन को यूटिलाइज करेगी. यस और नो. अच्छा जी. अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 27, कंटिंजेंट लायबिलिटी. A contingent liability shall not be, an entity shall not recognize a contingent liability. मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो कभी भी बतौर लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती. उसकी वजूहत सारी आपके सामने और वो ट्री डायग्राम के अंदर सब कुछ मौजूद है. A contingent liability should be what, disclosed. Contingent liability is disclosed. Contingent liability disclose की जाती है as required by the paragraph 86 unless possibility of an outflow of resource economic benefit is remote. तो मैंने आपको समझाया था नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट. जवाब दें. इफ आंसर इज यस, रिलायबल एस्टिमेट, आंसर इज यस. और जो सॉरी आउटफ्लो प्रोबेबल, आंसर इज यस.
रिलायबल एस्टिमेट आंसर यस होना चाहिए, लेकिन बहुत रेयर बात है कि नो आंसर है। तो फर्स्ट करें आंसर नो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सारी कंडीशन पूरी हुई थी, हमारे पास रिलायबल एस्टिमेट नहीं था, इसलिए हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने से कासिर हैं। मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोज कर दें उसको। लेकिन दो कंडीशन पूरी होने के बाद रिलायबल एस्टिमेट ना होना ये बहुत रेयर बात है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं रेयर बात हो गई है। तो केस वन हो गया कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी थी, आउटफ्लो प्रोबेबल भी था, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट नहीं था, डिस्क्लोज कंटीन्यूएंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर बेटा। एक सिचुएशन, इस केस में कंटीन्यूएंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, यस और नो? जल्दी बताइए बेटा जल्दी। अच्छा जी, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यस, आउटफ्लो प्रोबेबल नो, आउटफ्लो रिमोट नो, रिमोट भी नहीं है और प्रोबेबल नहीं, तो मतलब क्या पॉसिबल है, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज एज व्हाट, कंटीजेंट लायबिलिटी। याद है ट्री डायग्राम बना रहा हूं, आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए ट्री डायग्राम। मैं तो अपने दिमाग में बना के पढ़ रहा हूं बेटा ट्री डायग्राम। बोले दोबारा लगा दूंगा, मैं आपके सामने रखूं, लाऊं ट्री डायग्राम, लाऊं दोबारा, डिसीजन ट्री लाऊं स्क्रीन पर। चले भाई, बोल रहे हैं, याद है, अच्छी बात है भाई। अच्छा जी, दो केस हो गए। थर्ड केस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आंसर इज नो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, आंसर इज यस। आउटफ्लो नॉट रिमोट, यस, यानी कि पॉसिबल। तो ये थर्ड केस होगा। आप डिस्क्लोज करें उसको कंटीजेंट लायबिलिटी। तो तीन सिचुएशन होंगी जहां पर आप कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। अब आप जरा सोचें, आपने कंटीजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल कहां ली थी अब तक जो हमने सिनेरियो सॉल्व किए, जहां पर ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी थी, यस और नो? वो जो हमने गारंटी वाला केस किया था, गारंटी वाला केस, उसमें आपकी लायबिलिटी ज्वाइंट भी थी और सेवरल भी थी। वो मैन्युफैक्चरर रिटेलर वाला एग्जांपल हमने कवर किया था बेटा। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, जिसमें मैंने मोबाइल फोन वाली एग्जांपल्स देना शुरू कर दी थी आपको। तो ये उसके मुतालिक पैराग्राफ देख लें जो वहां पर हमने किया था, वो अब आपके सामने आ रहा है। Where an entity jointly and severally liable for an obligation, the part of obligation that is expected to be made by other parties is treated as contingent liability। ये आ गई बात। यानी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लायबल थे। 50% कॉस्ट रिटेलर ने बेयर करनी थी, 50% कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ने बेयर करनी थी। तो इसका मतलब क्या है, रिटेलर के लिए मैन्युफैक्चरर वाले पोर्शन जो है वो कंटिंजेंट है। किस चीज पे कंटिंजेंट है? मैन्युफैक्चरर के डिफॉल्ट करने पर। वही कह रहा है जनाब, द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय अदर पार्टीज। तो लायबिलिटी का वो हिस्सा जो दूसरी पार्टी के जिम्मे है, वो हिस्सा कंटिंजेंट माना जाएगा, इसलिए कि वो आपके जिम्मे जब आएगा जब वो पार्टी क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। उनके डिफॉल्ट किए बगैर वो लायबिलिटी आपके जिम्मे आ नहीं सकती। यस और नो बताइए। ये बात वहां फिट हो रही है जो हमने एग्जांपल कवर की थी उसमें? ठीक है, क्लियर? तो फिर प्रोविजन जो होगा वो कितना रिकॉग्नाइज होगा? आउटफ्लो प्रोबेबल जो माना जाएगा वो सिर्फ आपके हिस्से के लिए माना जाएगा ना। जो मैन्युफैक्चर वाला हिस्सा है उसका तो आउटफ्लो प्रोबेबल माना नहीं जाएगा। जवाब दीजिए। तो रिमेनिंग पार्ट इसी बात को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब ये बताइए, हमने एक लॉयर वाला केस भी स्टडी किया था कि लॉयर ने कहा था जनाब कि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब लॉयर ने कहा जनाब 60% चांस है कि हम केस जीत जाएं और 40% चांस है कि हम केस हार जाएं। तुम फिक्र ना करो, हम केस जीत जाएंगे, केस बहुत तगड़ा है हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर वो लॉयर कह रहा था भाई केस तगड़ा है, अगले अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बोलता है भाई अब तो डेवलप हो गया केस बहुत ज्यादा, अब लगता है केस हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो उसने बयान बदल दिया लॉयर ने, ऐसा हुआ ना। अब ये आईएएस तो बोलता है लॉयर की बात पे यकीन करो, अब क्या करें। अच्छा, अब वही बात है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे लॉयर ने बोला केस हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, हम केस जीत जाएंगे। तो हमने बोला देयर इज नो ऑब्लिगेशन, बट देयर इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये तो हो सकता है ना कि देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मे बी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्या ख्याल? और आउटफ्लो अगर क्या हो,
रिमोट ना हो तो फिर ये हमारे लिए वो केस जो था वो क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताइए। तो अगर पहले साल के एंड पर वो केस हम पर कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन अगले साल जब लॉयर ये बोलता है कि हालात तब्दील हो चुके हैं और अब ये फैसला हमारे खिलाफ जाने वाला है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो है वो अब क्या बन चुकी है बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुकी है, यस और नो। तो इस चीज को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इस केस को या इस सिचुएशन को, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स देना बेटा, क्या बोलते हैं, बताइए बेटा, क्या बोलते हैं सिचुएशन को, कि एक लायबिलिटी कंटिंजेंट थी लेकिन वो कंटिंजेंट होके कंटिंजेंट से डेवलप हो चुकी है और अब वो लायबिलिटी बन चुकी है, वो कंटिंजेंट नहीं रही। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आपकी लायबिलिटी कंटिंजेंट थी, लेकिन अगले अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर अब वो कंटिंजेंट नहीं रही, कंफर्म हो गई है। कुछ समझे बात या नहीं। तो अब लिखा हुआ क्या आ रहा है, लिखा हुआ ये आ रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज may develop in a way not initially expected. Therefore, they are assessed continually to determine whether an outflow of resources embedding economic benefit become probable. ज्यादातर कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर केस क्या होता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो प्रूव हो रही होती है, लेकिन आउटफ्लो प्रॉपर प्रूव नहीं हो रहा होता, आउटफ्लो फिर पॉसिबल निकल रहा होता है। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं, तो हो सकता है किसी भी पॉइंट पर आकर क्या हो, आउटफ्लो पॉसिबल से क्या हो जाए, प्रोबेबल हो जाए। हो सकता है अगर आज रिलायबल एस्टीमेट नहीं तो किसी पॉइंट पर रिलायबल एस्टीमेट मिल जाए, तो ये लायबिलिटी कंटिंजेंट से डेवलप होकर क्या बन जाएगी, कंफर्म लायबिलिटी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जिस चीज को आप डिस्क्लोज कर रहे हो बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको आप वक्तन फवक्तन क्या करते रहे, एनालाइज करते रहे, एनालाइज क्या करते रहे, एनालाइज करते रहे। अगर इसको आप वक्तन फवक्तन एनालाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, जिस दिन उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसका आउटफ्लो पॉसिबल से क्या हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगी, अब वो कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं रहेगी, अब वो कंफर्म लायबिलिटी हो जाएगी। समझे बात को। तो if it becomes probable that the outflow of future economic benefit will be required, an item previously dealt with as contingent liability, a provision is recognized in financial statements of the period in which change in probability occurs. तो फिर अगर मिसाल के तौर पे एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, ईयर 1 के एंड पर लायबिलिटी कंटिंजेंट है और ईयर 2 के एंड पर लायबिलिटी कंटिंजेंट नहीं रही, मतलब अब लायबिलिटी कंफर्म हो रही है, तो अब सवाल ये पैदा होता है, यार ये तो पिछले साल का मामला था, अब ये कंफर्म इस साल हो रही है, तो इसका प्रोविजन का इम्पैक्ट कब लें, रेट्रोस्पेक्टिव लें, पिछले साल जाके लें, या इस साल लें। जवाब आईएएस क्या बोलता है, इसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव लें। प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस पॉइंट पे वो लायबिलिटी डेवलप हुई है ना, उस अकाउंटिंग पीरियड में लें, क्योंकि प्रीवियसली जो एस्टीमेट था उस वक्त तक तो वो लायबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी, ये आज की डेवलपमेंट है, ये कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये डेवलपमेंट आज हुई है, तो आज की डेवलपमेंट आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करें, अपियर करें। सही है, आज की डेवलपमेंट आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करें, अपियर करें। मतलब अगर 2017 आपका पिछला अकाउंटिंग पीरियड था और 2018 आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है, तो 2017 में एक लायबिलिटी कंटिंजेंट थी, अब 2018 में वो कंटिंजेंट से डेवलप होकर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, कंफर्म हो गई, आउटफ्लो उसका प्रोबेबल हो चुका है। तो अब उसको आप क्या करें, एक्सपेंस माने या लायबिलिटी क्रिएट करें 2018 में, वापस 2017 में जाके अपने बैलेंसेस को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है बेटा। तो जो भी एस्टिमेट्स के चेंज होते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी सिचुएशन है, ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो आप उसको जरा गौर से देख लेंगे। हाँ बेटा, पैराग्राफ नंबर 31, कंटिंजेंट एसेट्स। क्या है कंटिंजेंट एसेट्स? ठीक है जी, जब
किसी भी एसिड रिकवरी जो है ना, रीइंबर्समेंट जाती, रीइंबर्समेंट, तो अगर रीइंबर्समेंट का इनफ्लो, सुनो, अगर रीइंबर्समेंट का इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन ना हो, क्या ना हो, अगर रीइंबर्समेंट का इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन ना हो, उससे नीचे, उससे नीचे क्या होगा, प्रोबेबल होगा, यानी अगर एसिड का इनफ्लो प्रोबेबल है ना, तब भी हम उसको एसिड नहीं मानेंगे, क्योंकि एसिड के अंदर प्रोविजन वाली कोई कहानी नहीं है। रिसीवेबल जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और रिसीवेबल की कंफर्मेशन के लिए, एसिड बनने के लिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो वर्चुअली सर्टेन होनी चाहिए, 90% और मोर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और कुछ किताबें तो 95% और मोर भी कहती हैं इसको। बहरहाल, तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है आपको कि सिचुएशन आपके सामने है कि रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टेन कब होगी। तो अगर रीइंबर्समेंट मिलना प्रोबेबल है तो तब वो रीइंबर्समेंट एसिड के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती बेटा। फिर उस रीइंबर्समेंट को आप कंटिंजेंट एसिड के तौर पे डिस्क्लोज करें कि हो सकता है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसकी रिकवरी आपको हो जाए, लेकिन होना वर्चुअली सर्टेन नहीं है, क्योंकि प्रोबेबल है, तो लिहाजा आप उसको डिस्क्लोज करें। और अगर प्रोबेबल ही नहीं है, उससे भी नीचे, तो डू नथिंग। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, सुनिएगा अल्फाजों को। लायबिलिटी अगर वर्चुअली सर्टेन हो कि उसका आउटफ्लो होगा, रिकॉग्नाइज यस और नो। भाई वर्चुअली सर्टेन तो प्रोबेबल से भी ऊपर है ना, हम तो लायबिलिटी प्रोबेबल पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो अगर लायबिलिटी वर्चुअली सर्टेन हो, उसका आउटफ्लो वर्चुअली सर्टेन हो, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी यस और नो। अगर लायबिलिटी का आउटफ्लो प्रोबेबल हो तब भी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। अच्छा, जब लायबिलिटी का आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो, पॉसिबल हो, क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे बतौर कंटीजेंट लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी का आउटफ्लो पॉसिबल भी ना हो, रिमोट हो, तो डू नथिंग। 4 पॉइंट बने। वर्चुअली सर्टेन पर रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी, प्रोबेबल पर रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी, पॉसिबल पर नॉट रिमोट यानी कि डिस्क्लोज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, और रिमोट होने पर डू नथिंग। 4 पॉइंट्स हुए या नहीं हुए? अच्छा जी, अब कंटीजेंट एसिड की बात है, एसिड की बात कर ले, रीइंबर्समेंट एसिड, वर्चुअली सर्टेन, रिकॉग्नाइज रीइंबर्समेंट एसिड, इनफ्लो प्रोबेबल, रिकॉग्नाइज एज कंटीजेंट एसिड डिस्क्लोजर, कि भाई हो सकता है हमें रिकवरी हो जाए। इनफ्लो पॉसिबल और रिमोट, चाहे पॉसिबल हो चाहे रिमोट हो, डू नथिंग। एसिड के लिए पॉसिबल की कोई अहमियत नहीं है, पॉसिबल और रिमोट दोनों एक बराबर। समझे बात या नहीं? तो फिर रिपीट कर रहा हूं एसिड वाली बात। इनफ्लो अगर वर्चुअली सर्टेन हो, रिकॉग्नाइज एसिड। इनफ्लो अगर प्रोबेबल हो, डिस्क्लोज एज कंटीजेंट एसिड। और अगर इनफ्लो जो हो वो क्या हो, क्या हो, पॉसिबल हो या रिमोट हो, नॉट रिमोट हो या रिमोट हो, दोनों बात है, तो डू नथिंग है भाई, कुछ नहीं करना, ना डिस्क्लोज करना है ना उसको एसिड मानना है। समझे बात या नहीं? तो ये बातें अच्छी तरह क्या कर लें, नोट कर लें, याद रख लें, और इसको यहां से पढ़ लें। एन एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटीजेंट एसिड। कभी भी एंटिटी कंटीजेंट एसिड क्या कहते हैं, इसका ट्री मैं बनाऊं यार, इसका ट्री अब तुम बनाओ ना यार, ऐसे तो नहीं करो ना यार, कुछ तो जद्दोजहद करनी होगी ना हमें बेटा। नाम लो, ये फरमाइश कौन कर रहा है, प्राइवेट मैसेज आया मुझे, प्राइवेट। अच्छा जी, बेटा गैस करें फरमाइश किसने की है, ये फरमाइश करने वाला कौन हो सकता है? ये तुम दोनों साथ बैठे हो, फिर इसका मतलब ये हो। अच्छा जी, तो
contingent assets are usually arise from unplanned or other unexpected events that give rise to possibility of an inflow of economic benefit to the entity. यानी मतलब ऐसे इवेंट्स जो अनप्लान्ड है, मतलब सरप्राइज मिलेगा आपको, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आपको कोई रिकवरी होगी, लेकिन अगली पार्टी ने आपको क्या कर दिया, पेमेंट कर दी भाई, सरप्राइजिंगली आपको पेमेंट मिल गई। ठीक है, आपने यहाँ केस फाइल किया था, यानी आपके खिलाफ केस फाइल होता, आपने दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो अगर वो केस जीतना मतलब वहां से इनफ्लो होना आपके लिए वर्चुअली सर्टेन था, तो फिर आप उसको रीइंबर्समेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करें। लेकिन अगर वो आपके लिए वर्चुअल सर्टेन नहीं बल्कि क्या है, प्रोबेबल है, तो फिर एक तरह से क्या होगा, आपके लिए वो सरप्राइज ही होगा कि भाई आपकी जेब से जो आउटफ्लो हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या आने वाला है, इनफ्लो आने वाला है या आ चुका है। बहरहाल उसके बाद एन एग्जाम्पल इज अ क्लेम दैट एन एंटिटी इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। कंटिंजेंट एसेट की जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपने किसी के खिलाफ केस फाइल किया है तो आपकी जेब में पैसा आना इनफ्लो, वो आपके लिए एसेट है। उस एसेट को आप एसेट जब मान सकते हैं जब इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन हो, लेकिन अगर इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन नहीं है, प्रोबेबल है, तो कंटिंजेंट एसेट है। उसके बाद कंटिंजेंट एसेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड in financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized। एक ऐसी इनकम है जो अब तक कंफर्म नहीं है। However, when realization of income is virtually certain, हाँ, इसको रिकॉग्नाइज करने की एक ही शर्त है, अगर ये इनफ्लो होना वर्चुअली सर्टेन है तो फिर ये तुम्हारे लिए रिसीवेबल है और फिर तुम्हारे लिए इनकम है। Then the related asset is not what, तो अगर इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन है तो फिर ये एसेट जो है वो कंटिंजेंट नहीं है, फिर ये एसेट है, फिर इसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करें। समझ में आ रही है बात? एंड इट्स रिकॉग्निशन इज एप्रोप्रिएट। जवाब दें बेटा। यानी जब इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन है तो फिर एसेट कंटिंजेंट नहीं है, फिर वो एसेट है, उसको रिकॉग्नाइज करें, और फिर उसका रिकॉग्नाइज करना क्या है, एप्रोप्रिएट है। जवाब दे बेटा, जवाब दे प्लीज, प्लीज रिस्पॉन्स दे दो भाई, रिस्पॉन्स दो। हाँ, अब उसके बाद अब जो मैंने बातें बताई वो लिखी है। अ कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड, कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज कब करना है, where outflow of economic benefit is, sorry, where inflow of economic benefit is probable। अगर इनफ्लो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो, और अगर इनफ्लो प्रोबेबल भी नहीं है, उससे भी नीचे है, मतलब पॉसिबल है या क्या है, रिमोट है, तो डिस्क्लोज करने की भी जहमत ना करो। क्लियर हो गई बात? वर्चुअली सर्टेन है तो एसेट रिकॉग्नाइज कर लो, प्रोबेबल है तो कंटिंजेंट एसेट के तौर पर डिस्क्लोज कर दो, और बोलो भाई, और पॉसिबल या रिमोट है तो डू नथिंग। फिर वही बात कि कंटिंजेंट एसेट को भी असेस करते रहो, उसके अंदर भी डेवलपमेंट आ सकती है। हो सकता है कल तक इनफ्लो प्रोबेबल हो, वक्त गुजरा है, हालात आपके हक में बेहतर हो गए, तो इनफ्लो प्रोबेबल से क्या हो गया, वर्चुअली सर्टेन हो गया, तो फिर उसको एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लो। जिस तरह डेवलपमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वैसे डेवलपमेंट ऑफ कंटिंजेंट एसेट वाली बात भी है, बिल्कुल सेम जो हम पढ़ के आ गए। जवाब चाहिए आपकी तरफ से बेटा? बताओ। तो कंटिंजेंट एसेट आर असेस्ड continually to ensure developments are appropriately reflected in the financial statements. If it has become virtually certain that inflow of economic benefit will arise, अगर बाद में inflow virtually certain हो गया है, the asset and the related income are recognized in the financial statement of the period in which change occurs। तो फिर इस तब्दीलों को भी उसी
अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। सही है बेटा। If an inflow of economic benefit has become probable and indeed discloses a contingent liability, अगर कल तक इनफ्लो पॉसिबल था या रिमोट था, लेकिन अब वो डेवलप होके क्या बन गया है, प्रोबेबल बन गया, तो फिर डिस्क्लोज कर दो। कल तक तो डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे थे। ये डेवलपमेंट है आपके सामने। जवाब चाहिए बेटा आप सबको। सही है। अब ये समझे, मैंने तकरीबन खत्म तो टोटल ओवरऑल कंप्लीट कर दिया। लव्स टू लव्स पढ़ के समझा दिया आपको स्टैंड। पिछले सेशन में मैंने इसको इधर से नहीं पढ़ाया, ये तो ऑनलाइन एग्जाम है। अरे शर्म करो, शर्म करो। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है बेटा। 2 दिन तो IS-10 को लगते हैं बेटा, 2 दिन तो IS-10 ले जाता है बेटा। बस लगा देते हो तुम भी अपनी तरफ से। जी बेटा, अपलोडिंग की बहुत सारी चीजें पेंडिंग में कर देता हूँ। तो ये आपके सामने बेटा क्या है, सारी बातें कवर हैं और ये तमाम बातें मैंने कवर कर ली हैं। तो अब जितने आप क्या करें, मैं फिर बोलना है आपको भाई वो आप कंप्लीट करें और क्वेश्चन की तरफ आए। अभी आप क्या करें, ये हैंडआउट है फिल वक्त मैं उस मैंने बोला वो वाला हैंडआउट मैं आपको निकाल के देता हूँ, लेकिन जब तक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये यही मैं आपको भेज देता हूँ, अभी अभी भेज देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहीं पे भेज देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ताकि कहानी फिर पेंडिंग में जाए नहीं ना बेटा हमारी। व्हाट्सएप पर नहीं बेटा, इधर भेज रहा हूँ। इधर जिसको अभी हमास को मिल जाएगा ना, हमास व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा सबको। अभी रिकॉर्ड इसको रोकता हूँ जरा यहाँ पे।